दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साथ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के चैप्टर हम इस चैनल में पढ़ रहे हैं। और अभी जो इसके पहले की वीडियो में हमने आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। आगे आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन में हमारा अगला टॉपिक रहेगा भारत में नियोजन। तो नियोजन को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि नियोजन होता क्या है। उसके पहले की वीडियो में जितनी भी अर्थव्यवस्था से संबंधित थोड़ी बहुत जो परिभाषा हमको समझनी चाहिए थी एक इस लेवल तक, वो हमने देखी थी। अब नियोजन क्या होता है वो देखते हैं। नियोजन को इंग्लिश में कहते हैं अपने प्लानिंग। अब कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है, ठीक है। बिना प्लानिंग के हम कोई काम करने भी जाएँ तो वो हो सकता है वो अधूरा रह जाए। अब घर में भी कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होता है अपना, या कुछ फंक्शन करने जाते हैं तो उसकी पहले प्लानिंग करते हैं कि कौन क्या काम संभालेगा, कहाँ से कितना पैसा आएगा, या कहाँ कितना खर्च करना है। तो ठीक वैसे ही देश में भी अर्थव्यवस्था के संबंध में या देश को चलाने के लिए जो प्लानिंग की जाती है वही हमारा नियोजन कहलाता है। अब हम जब ये अर्थव्यवस्था से संबंधित पढ़ रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि देश में जो हमारी आय हो रही है उस आय का हम कहाँ कहाँ किस तरह से उपयोग कर पाते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, उसके लिए क्या क्या संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाएं ये काम करती हैं, ये सब भारत में नियोजन के अंतर्गत पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति या परिवार की भांति एक राष्ट्र भी अपने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके अनेक लक्ष्यों को पूरा करना चाहता है, ठीक है। एक परिवार भी यही चाहता है कि उसके पास जितने भी लोग हैं, जितने भी उसके पास संसाधन हैं, उनका अनुकूलतम उपयोग हो। और एक राष्ट्र या एक देश भी यही चाहता है कि उसके पास जितने भी संसाधन हैं उन सभी का अनुकूलतम उपयोग हो और उसके लक्ष्यों की प्राप्ति हो। नियोजन वह तकनीक है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता क्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों, ठीक है, प्राथमिकता क्रम में निर्धारित, यानी जो हमको पहले काम करना है वो हम पहले करें, जो उसको हम 1 साल बाद कर सकते हैं, 2 साल बाद कर सकते हैं, वो पहले। तो प्राथमिकता क्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों में अनुकूलतम आवंटन। और जो एक देश की जब बात होगी तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग राज्य आ जाएंगे, अलग अलग काम आ जाएंगे, तो उन सब में अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। नियोजन वह तकनीक है जिसमें उपलब्ध संसाधन, देश के पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उन सभी उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता क्रम में निर्धारित, किसको प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, तृतीयक में किसको, तो इस प्राथमिकता क्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्य, जो भी लक्ष्य हैं उनमें अनुकूलतम आवंटन किया जाए और फिर इनका उपयोग करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। यही नियोजन है, यही प्लानिंग है। नियोजन के घटक कौन कौन से घटक होते हैं? इसमें प्राथमिकता क्रम में निर्धारित सुपरिभाषित लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं। सुपरिभाषित पढ़ना है इसको। प्राथमिकता क्रम में निर्धारित सुपरिभाषित लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। नियोजन का पहला घटक है कि जो हमारे लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको प्राथमिकता क्रम में उनको निर्धारित किया जाए और उनको सुपरिभाषित किया जाए कि वास्तव में लक्ष्य हैं क्या। जैसे हम सुबह में उठते हैं, हमारे पास 2-4 काम होते हैं, तो इन 2-4 कामों को हम तय करते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बहुत ज़रूरी है, कौन सा दूसरे नंबर पे करेंगे, कौन सा तीसरे नंबर पर करेंगे, और कौन सा दूसरे के करते हुए तीसरा हो जाएगा। ऐसे कई सारे काम होते हैं, तो उनको पहले तय करना कि लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, ठीक है। नियोजन का पहला घटक है प्राथमिकता क्रम में निर्धारित सुपरिभाषित लक्ष्य और उद्देश्य। सबसे पहले लक्ष्य और उद्देश्य। जैसे आप भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भी पढ़ाई करने के निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं कि आप पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। ये लक्ष्य और उद्देश्य होने चाहिए सबसे पहले। दूसरा है उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाया जाता है। अब जो भी हम लक्ष्य या उद्देश्य हमारे निर्धारित हैं उन सभी को हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या क्या संसाधन हैं उनका अनुमान लगाया जाता है।
जैसे आपको किसी दूसरे शहर में जाना है, 100-200 किलोमीटर दूर है, तो आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, ठीक है ना, तो अलग अलग जब साधन है आपके पास, तो आप किस साधन से जाएंगे अच्छा रहेगा, उस साधन से आप कितना बेनिफिट आपके लिए या दूसरों के लिए कर सकते हैं, कितना आपका आराम मिलेगा, इन सभी चीज़ों का निर्धारण, यानी आपके पास जो जो भी संसाधन है, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए, आपने जो उद्देश्य निर्धारित किए, उन सभी उद्देश्यों, उन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके पास जो जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, ये प्लानिंग के हम घटक पढ़ने कि कैसे प्लानिंग की जाती है, और हमारे जीवन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो जो भी हमको करना है तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग में सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा हमारा लक्ष्य और उद्देश्य का निर्धारण करना। जैसे अभी आप 10वीं कक्षा में हैं तो आपको ये तय करना है कि आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। जैसे आप 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना आपके लक्ष्य उद्देश्य के लिए ठीक रहेगा, आप कैरियर गाइडेंस में पता कर सकते हैं आपका इंटरेस्ट क्या है, जिस क्षेत्र में जाना है। तो आपको पहले आपका लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित करना है। फिर लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने के बाद आपके पास संसाधन क्या है, आपने जो एम निर्धारित किया है, जो आपको पाना है, उसके लिए क्या संसाधन उपलब्ध हैं, और अगर उपलब्ध संसाधन नहीं है तो आप कहाँ से उन संसाधनों को प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये अनुमान लगाया जाता है। और अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी सबसे पहले आपका काम होना है, आपको लक्ष्य का निर्धारण करना ही है। एक बार आपके लक्ष्य का, जैसे वो ना अर्जुन को क्या दिख रहा था, तो चिड़िया की आँख, बाकी सबको अलग अलग चीज़ें दिख रही थी, तो ये जो चिड़िया की आँख है वही हमारा लक्ष्य या वही उद्देश्य होता है। अब उस लक्ष्य या उद्देश्य तक पाने के लिए हमारे पास संसाधन क्या है, वो दूसरा पॉइंट। तीसरा है संसाधनों का विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग करना। अब हमको जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए हमारे पास जो जो संसाधन है उन संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन करना है, उनको बराबर जहाँ जहाँ भी इसको काम में लेना है वो कर लेना है, और फिर उसका उपयोग करना है। पहले लक्ष्य और उद्देश्य, फिर संसाधन का अनुमान, और फिर उन संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन और उपयोग करना। ये हैं नियोजन के घटक, प्लानिंग के घटक। ये किसी भी क्षेत्र में काम में आते हैं, ये अपने जीवन में भी यही चीज़ें आप काम में आती हैं। और इन चीज़ों को आप, मैंने पहले भी कहा कि केवल पढ़ाई के तौर पर नहीं लेना, इसको हमें अपने दैनिक जीवन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है, हम कोई भी काम करते हैं तो उसको एक ये करना है, रटना है, ये मतलब परीक्षा के लिए याद करना है, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे पास जो जो भी बुक्स हैं, चाहे वो आप हिंदी पढ़ रहे हो, गणित, सामाजिक विज्ञान, जो भी पढ़ रहे हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये आपके उपयोग की चीज़ें हैं, और इन सभी को अपने उपयोग के लिए समझना है। जब आप समझ पाएंगे तो दो फायदे होंगे, एक तो आपके परीक्षा के लिए भी काम आ जाएगा, और दूसरा आपके दैनिक जीवन में भी काम आ जाएगा। तो जो भी चीज़ आप पढ़ें, जो भी आप समझें, तो उसको अपने दैनिक जीवन में, अपने जो आगामी भविष्य है उसके लिए समझते हुए करें। चाहे आप कोई भी क्षेत्र पढ़ रहे हो, चाहे इतिहास पढ़ रहे हो, या भूगोल पढ़ रहे हो, या अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, उन सभी को हमारे दैनिक जीवन से संबंधित करके पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, बोझ समझ करके नहीं। क्योंकि बोझ समझ करके हम पढ़ेंगे ना तो फिर हमने अपने जीवन में हम उसको रट सकेंगे, उतार नहीं पाएंगे। तो ये जो नियोजन के घटक हैं प्लानिंग के, ये आप उतार लीजिए अपने जीवन में। लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित कीजिए, अपने पास जो संसाधन है उनका अनुमान लगाइए, और फिर जो संसाधन है उसका अनुकूलतम आवंटन और उपयोग कीजिए, आप अवश्य सफल होंगे। तो ये नियोजन के घटक थे। उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग से निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब इन तीनों का शामिल रूप आ गया, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग से निर्धारित सामाजिक लक्ष्य, ठीक है ना, लक्ष्य, उपलब्ध आर्थिक संसाधन, और फिर प्राप्त करने का विज्ञान, यानी तीसरा पॉइंट, ये आर्थिक नियोजन कहलाता है। इन तीनों का एक पंक्ति में उत्तर, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय प्राधिकार द्वारा लिए जाते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था की गति, दिशा, प्रबंधन, निर्धारण। आर्थिक नियोजन के लिए जो निर्णय है वो कौन लेता है, केंद्रीय प्राधिकार। जो हमारी केंद्र सरकार है उसका जो कमेटियाँ होती है, समिति होती है, वो उसके द्वारा लिया जाता है। और वो क्या क्या है, अर्थव्यवस्था की गति कैसे, उसकी दिशा किधर, मैनेजमेंट, उसका निर्धारण किधर, इन सब चीज़ों का निर्णय केंद्रीय प्राधिकार लेते हैं। अतः जब नियोजन की तकनीक का उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास या वांछित आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है तो वह आर्थिक नियोजन कहलाता है।
ठीक है, आर्थिक नियोजन और नियोजन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अभी हम इसके पहले हमने ये नियोजन लिखे थे, अब आर्थिक नियोजन की बात कर रहे हैं। तो जब नियोजन की तकनीक का उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास या वांछित आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है तो वह आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब निजी जीवन का, दैनिक जीवन का नियोजन भी हो सकता है, उसमें भी पॉइंट तो यही आएंगे, लक्ष्य, उद्देश्य, संसाधन और उनका फिर अनुकूलतम आवंटन और उपयोग। परंतु इन चीज़ों को जब हम अर्थशास्त्र में लेते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित लेते हैं, तो वो आर्थिक नियोजन कहलाता है। सोवियत संघ ने सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में केंद्रीय नियोजन की घोषणा की तथा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्ग अपनाया। 1928 ईस्वी में सबसे पहले जो ये नियोजन की प्रणाली है उसको सोवियत संघ ने शुरू किया। अभी तो वो रूस हो गया, पहले ये सोवियत संघ था जिसको टुकड़े हो गए अब तो बाद में। तो सोवियत संघ ने सबसे पहले 1928 में इस केंद्रीय नियोजन की घोषणा की और इस मार्ग को अपनाया और इस मार्ग में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की सोवियत संघ ने। अब पंचवर्षीय शब्द आया तो आपके दिमाग में आया होगा कि यार हमारे देश में भी होता है ये, तो बिल्कुल सही आया आपके दिमाग में। ये पंचवर्षीय योजनाएं हमने यहीं से ली, सोवियत संघ से, पर सबसे पहले 1928 में ये सोवियत संघ ने लागू किया था। और ये जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं ना, उसमें ये चीज़ें होती है, सब लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, उपलब्ध संसाधनों का अनुमान होता है, फिर इनका आवंटन और उपयोग किया जाता है 5 वर्ष के लिए। फिर 5 वर्ष में इसका लेखा जोखा देखा जाता है कि हाँ भाई हम कहाँ तक पहुँचे, हम सही पहुँच रहे हैं, गलत पहुँच रहे हैं, इस तरह से। तो सबसे पहले ये पंचवर्षीय योजना या केंद्रीय नियोजन का काम सोवियत संघ ने किया 1928 ईस्वी में। इसी प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने भी इस मॉडल को अपनाया। जो सोवियत संघ का मॉडल था केंद्रीय नियोजन का, पंचवर्षीय योजनाओं का, वो भारत की आज़ादी के बाद 1947 के बाद हमने भी इस मॉडल को अपनाया। भारतीय में आर्थिक नियोजन एवं योजना आयोग। भारतीय आर्थिक नियोजन के इतिहास में प्रथम प्रयास 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया था। सबसे पहला प्रयास आर्थिक नियोजन संबंधी किया गया था सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा 1934 में। इनकी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक में भारत के नियोजित विकास का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। ठीक है, नाम याद रहेगा, सर एम विश्वेश्वरैया। 1934 में उन्होंने आर्थिक नियोजन की बात करी और उनकी एक पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जिसमें नियोजित विकास कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए। और ये पंचवर्षीय योजना वाला मॉडल किसका, इसके पहले हमने पढ़ा था सोवियत संघ का, जो उसने लागू किया था। तो हमारे देश ने जब भारत का आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1950 मार्च 1950 से योजना आयोग की स्थापना हुई इन पंचवर्षीय योजनाओं के लिए, प्लानिंग के लिए। योजना आयोग एक संविधानेतर और सलाहकारी संस्था थी। तो संविधानेतर का मतलब होता है गैर संवैधानिक, संवैधानिक संविधान से रिलेटेड, संविधानेतर गैर संवैधानिक संस्था थी योजना आयोग। सलाहकारी थी पर गैर संवैधानिक थी। इस प्रकार 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। अब आपको दोस्तों याद आ रहा होगा 1 अप्रैल और 31 मार्च माह याद आया ना, वित्तीय वर्ष। तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी लागू की गई 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई, पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल को, और योजना आयोग का गठन हुआ 1950 को। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 5 साल 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। भारत में आर्थिक नियोजन एवं योजना आयोग को आगे बढ़ाते हैं। अगस्त 1952 में भारत सरकार ने एक संकल्प द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की। 1951 में योजना आयोग के द्वारा जो लागू की गई पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, और इसके जस्ट बाद, या यूँ कहें कि 1950 में जब योजना आयोग बना, उसकी स्थापना हुई, तो उसके बाद अगस्त 1952 में
एक और नई परिषद स्थापना हुई जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों की स्थापना क्यों हुई? पहला तो हमने पढ़ा था कि जो योजना आयोग है वो पंचवर्षीय योजनाओं या जो भारत में नियोजन होते हैं, प्लानिंग होती है, उसके लिए योजना आयोग बना। यानी योजना आयोग का काम है योजना बनाना, नियोजन करना, ठीक है, प्लानिंग बनाना। पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना क्यों हुई, इसको देखते हैं। यह परिषद भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल करना तथा नियोजन की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करता था। देखिए, अब योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद में क्या अंतर है? जो योजना आयोग है वो प्लानिंग करता है, नियोजन करता है। जैसे पंचवर्षीय योजना लागू हो गई, 1950 में योजना आयोग बना और 51 से पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई। पर जो 1952 में ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद बना, उसका काम है भारत के राज्य, जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, हमारे भारत में जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको योजना निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल करना। इन सभी को शामिल करना, जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको शामिल करना और नियोजन की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना। ये जो नियोजन की प्रक्रिया जो केवल योजना आयोग कर रहा था, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के से इसका विकेंद्रीकरण हो गया। पहले केंद्रीकरण एक ये उस योजना आयोग के पास ही था, पर अब जितने भी राज्य हैं उन सबको भी शामिल करना है, क्योंकि योजना तो पूरे देश के लिए बन रही है, पूरे केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें आ गए, तो उन सबको शामिल करना और इस नियोजन की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करने का काम हो गया राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन करती है और समय समय पर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है। अब योजना आयोग ने काम शुरू कर दिया, पर इस योजना आयोग ने जो काम किया वो सही है, गलत है, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब काम राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। और वो किसको साथ में लेके? जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सबको साथ में लेके तो उन योजनाओं का अनुमोदन करना और समय समय पर इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करना कि आपने जो योजना लागू की योजना आयोग ने, उनमें क्या मतलब कोई प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, कि काम नहीं हो पा रहा है, इन सब की समीक्षा करना ये राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है। यह भी एक संविधानेतर और सलाहकारी संस्था है। जैसे योजना आयोग संविधानेतर और सलाहकारी संस्था है, ठीक वैसे ही राष्ट्रीय विकास परिषद भी संविधानेतर और सलाहकारी संस्था है। राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं, क्योंकि जब ये होंगे तभी इनका जितना भी समीक्षा होनी है या जो योजनाओं का अनुमोदन करना है वो सब हो पाएगा। तो इस राष्ट्रीय विकास परिषद के जो जितने भी सदस्य हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल इस राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के व्यापक मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करता है। योजना आयोग जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करता है, इसलिए लिखा ना विकेंद्रीकरण करने का काम, ताकि वो केंद्रीय नहीं हो जाए, केंद्रित नहीं हो जाए अपने आप में योजना आयोग, ये उसके ऊपर एक अंकुश लगाने का काम करता है, ये कह सकते हैं हम राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप समझ पाएंगे कि आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो जो तरक्की करनी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सभी तरक्कियों के लिए आर्थिक नियोजन ज़रूरी है। फिर हमारे आर्थिक जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका भी हम सही ढंग से उपयोग कर पाएँ। ठीक है, इन सभी के लिए आर्थिक नियोजन ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं आर्थिक नियोजन के क्या उद्देश्य हैं। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, पहला है, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। आज़ादी के बाद प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अनेक महत्वाकांक्षी उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण करके उन्हें प्राप्त करने हेतु प्रयत्न किया गया। अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं और उन सभी में जितने भी उद्देश्य हैं उन सभी लक्ष्यों का निर्धारण करके प्राकृतिक संसाधन हमारे पास कितने हैं उन सबको और किस तरह से इनका उपयोग किया जाए, ये पूरा करके हमने प्रयत्न करने का उनको प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। भारत में आर्थिक नियोजन या नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। अब यहाँ पर फिर आप परिभाषा में समझ लेना, आर्थिक वृद्धि नहीं है, आर्थिक विकास।
आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। दूसरा है गरीबी की समस्या का समाधान करना, देश में जो गरीबी है उसकी समस्या का समाधान करना ताकि देश में गरीबी ख़त्म हो जाए। तीसरा इसका उद्देश्य है नियोजन का आय की असमानता को कम करना। याद आया, आय की असमानता यानी कौन सा विकास? बिल्कुल सही, समावेशी विकास। आय की असमानता को कम करना और सामाजिक न्याय की स्थापना करना। सामाजिक न्याय मतलब समाज में जितने भी मनुष्य हैं सभी लिंग, जाति, धर्म इन सब के आधार पर समान रहें, ये सामाजिक न्याय। अगला उद्देश्य है उपलब्ध मानवीय पूंजी का कुशलतम उपयोग करना। हमारे पास जितनी भी मानवीय पूंजी है, मनुष्य हैं जितने, उनको हमने प्रशिक्षण दे करके उसमें निवेश करके जो उसको मानवीय पूंजी के रूप में बनाया है उसका कुशलतम उपयोग करना और रोज़गार के अवसरों का विस्तार करना। जितना अधिकतम हम रोज़गार बना सकें, मानवीय पूंजी से उपयोग ले सकें, उतना उपलब्ध कराना। सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, परंतु मुख्य रूप से खाद्यान्न एवं औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। हमारा लक्ष्य या हमारे जो आर्थिक नियोजन है उसका उद्देश्य है सभी क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर बन जाएं, परंतु सबसे पहले हमको बनना है, प्रायोरिटी हमारी है खाद्यान्न में और औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में, क्योंकि खाद्यान्न से देश के अंदर जो भूखमरी है वो ख़त्म हो जाएगी और कच्चे माल के उत्पादन से हमारे जो उद्योग धंधे हैं, हमारा जो द्वितीय क्षेत्र है वो प्रबल हो जाएगा। तो द्वितीय क्षेत्र प्रबल होगा तो उसमें फिर रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। हमारी जो परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था है जो सदियों से चली आ रही है, उस भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, उसको नवीन टेक्नोलॉजी से युक्त बनाना जिससे देश में सभी को रोज़गार मिले, सबका आर्थिक विकास हो, समावेशी विकास हो। तो ये ज़रूरी है, ये उद्देश्य है नियोजन का कि परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करें। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना। मूल चीज़ें हैं ये मानव के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा होगी तो वो समझ पाएगा अपना अच्छा बुरा बुरा, और स्वास्थ्य होगा तो उसकी जो आय है उसकी जो बचत बढ़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में उसका खर्च नहीं होगा, तो बचत बढ़ेगी तो उसका आर्थिक वृद्धि होगी, फिर आर्थिक वृद्धि से आर्थिक विकास होगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति को प्राप्त करना। सामाजिक कल्याण यानी उसका सुख बढ़े, समृद्धि बढ़े, खुशहाली आए। अगला है आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, क्योंकि आर्थिक स्थिरता के बिना आर्थिक विकास अर्थहीन हो जाता। आर्थिक स्थिरता का मतलब ये होता है कि इसकी जो बचत है वो बनी रहे, उसकी बचत कम ना हो, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिरता बनी रहे, क्योंकि आर्थिक स्थिरता के बिना आर्थिक विकास अर्थहीन हो जाता। अगर उसके पास बचत नहीं रहेगी यानी आर्थिक वृद्धि नहीं होगी तो फिर उसका आर्थिक विकास संभव नहीं होगा। ग्रामीण विकास, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं का विस्तार करना, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करना। आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य ये भी है कि हमारा देश गाँवों में बसता है, आधे से ज़्यादा जनसंख्या हमारी गाँव में विकास करती है, तो गाँवों का विकास हो, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं का विस्तार हो और ऊर्जा के उत्पादन में हमारी वृद्धि हो, क्योंकि जितनी भी हमारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो ऊर्जा से चलती हैं, या कृषि में भी बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हो और ग्रामीण विकास, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं का विस्तार हो, ये भी भारत में आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य है। और अंतिम उद्देश्य है क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति। क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति का मतलब होता है कि जैसे हमारे अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं और सबकी भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, भौतिक स्थितियाँ अलग अलग हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ियाँ हैं, तो इतनी अनुकूलतम भौतिक स्थितियाँ नहीं हैं। तो प्रत्येक राज्य को देखते हुए प्रत्येक राज्य में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उन चीज़ों में नियोजन करना, उनकी प्लानिंग करना, ये है, उससे फिर क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति होगी। ये आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य है। तो इस तरह से भारत में आर्थिक नियोजन के कुल 10 उद्देश्य बताए गए, अभी हमने पढ़े। अब पढ़ते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, जिनको लागू करने के लिए योजना आयोग का निर्माण हुआ और उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद भी 1952 में बनी। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ते हैं।
नियोजित आर्थिक विकास की रणनीति के अंतर्गत भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। नियोजित आर्थिक विकास, प्लानिंग, और प्लानिंग के साथ आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास का अर्थ समझ में आ गया ना, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास में सब कुछ आ जाता है, उसकी आर्थिक वृद्धि भी और उसकी स्वतंत्रता व्यक्ति की, उसकी सामाजिक विकास, जितना भी जो भी अपन मानवीयता जितनी भी अपन मान सकते हैं वो सभी आर्थिक विकास में आ जाते हैं। वृद्धि उसकी मुद्रा और दूसरी चीज़ें मानवीय जितनी भी संवेदना है वो सभी। तो नियोजित आर्थिक विकास की रणनीति के अंतर्गत भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध, लगातार सूखा और मूल्य वृद्धि और संसाधनों के क्षय के कारण तीसरी योजना के पश्चात 1966 से 1969 के बीच ये जो 3 साल थे उनमें 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। क्योंकि हम सबको पता है भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ 65 में, तो उसके बाद लगातार ये युद्ध होते रहे, फिर सूखा भी पड़ा, अकाल भी पड़ा, मूल्य वृद्धि हुई, संसाधनों का क्षय हुआ। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल के लिए अलग अलग 3 साल की एक साल की वार्षिक योजनाएं बनाई गई। आपको पूछ सकते हैं कि भाई पंचवर्षीय योजनाओं में ये जो समय था उस समय कौन सी योजना चल रही थी, तो इसको कहना है कि 1966 से 1969 तक वार्षिक योजनाएं बनी, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनी। इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है, और ये जो अवधि है 1966 से 1969 की, उसको योजना अवकाश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन समय में वार्षिक योजना बनी 3 अलग अलग, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रही। ये हमने पहले भी देखा था जब योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक प्रस्तावित थी। और उसके बाद फिर हमारे योजना आयोग के जगह पर एक और आयोग बन गया नया, जो हम आगे पढ़ेंगे 2015 में ही। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक प्रस्तावित थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का आधार अधिक तीव्र समावेशी और धारणीय विकास रखा गया था। समावेशी विकास याद आया, हमने पढ़ा था समावेशी और धारणीय विकास क्या है, जिसमें सब कुछ सम्मिलित हो जाए, जिसमें सभी को समानता की बात रखी गई थी। इस योजना में 8% विकास दर का संशोधित लक्ष्य रखा गया था। गरीबी निवारण, बेरोजगारी की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार आदि लक्ष्य भी रखे गए थे 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तत्कालीन जनता सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना, जब 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो उस समय जो जनता सरकार थी, जनता पार्टी की, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय, तो वो उसको समय से पहले 1978 में ही समाप्त कर दिया था। और 1978 से 1983 के लिए अनवरत योजना प्रस्तुत की। यानी जो पहले पंचवर्षीय योजना चल रही थी 5वीं, तो 1978 में ही समाप्त कर दी। और 1978 से 1983 के लिए, यानी ये 5 साल, अनवरत योजना शुरू की। अनवरत योजना का मतलब जो पहले चल रही थी योजना, उसमें कुछ परिवर्तन करके उसको आगे ये बढ़ा दिया 1978 से 1983 के लिए। अनवरत योजना में किसी चालू योजना को निश्चित समय के बाद अद्यतन यानी अपने अद्यतन करना या अपडेट और संपादित किया जाता है, उसकी एडिटिंग की जाती है, कुछ परिवर्तन करके उसको वापस लागू किया जाता है। तो सरकार चेंज हुई होगी तो ऐसा कुछ, तो वहाँ पर 1978 में समाप्त करके नई पंचवर्षीय योजना शुरू की 1978 से 1983 के लिए, और इसको अनवरत योजना नाम दिया। और अनवरत योजना का मतलब होता है कि किसी चालू योजना को निश्चित समय के बाद अद्यतन करना और संपादित करना। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो 1950 में योजना आयोग बना था, उसकी जगह पर अब एक नया आयोग बन गया जिसका नाम है नीति आयोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 1 जनवरी 2015 को, अभी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की हमने बात की थी वो 2012 से 2017 तक थी, पर बीच में ही 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह
नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया और प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत हैं। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई योजना आयोग के स्थान पर, और उसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया और प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत हैं। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल सदस्य हैं। अब आपको याद आएगा जो राष्ट्रीय विकास परिषद की हमने बात की थी योजना आयोग के साथ में, वो पैरेलल एक संस्था चल रही थी राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसके सदस्य थे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल। तो यहाँ नीति आयोग में ये सभी इसके सदस्य हो गए। तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय विकास परिषद संस्था वो भी उसके साथ ही मिल गई, ऐसा अपन मान सकते हैं। नीति आयोग भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के साथ साथ तकनीकी सलाह भी देता है। अब वहाँ पर पहले दो संस्थाएं चल रही थी, एक योजना आयोग और एक राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग नीतियों का निर्माण करता, प्लानिंग का निर्माण करता, और राष्ट्रीय विकास परिषद है वो उसकी समीक्षा करता, उसका अनुमोदन करता, और उसमें समय समय पर जो भी क्या काम हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे वो करता। पर ये जो नीति आयोग बना है उसमें ये जब इस जितने सदस्य हैं राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल, ये भी आ गए, और इनका काम है दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण करना, रणनीति बनाना और उसके साथ साथ तकनीकी सलाह देना भी है। यह भारत सरकार के लिए योजना थिंक टैंक है। तो योजना आयोग केवल योजना बनाता था, ये योजना थिंक टैंक है क्योंकि इसमें सब मिल गए। भारत सरकार ने योजना आयोग को विस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना की है। ठीक है, ये भी आपको बता दिया। 1950 का जो योजना आयोग था उसको विस्थापित करके 2015 का नीति आयोग बना। नीति आयोग की स्थापना के मूल में दो केंद्र हैं, एक तो टीम इंडिया हब और दूसरा है ज्ञान और नवाचार हब। टीम इंडिया हब और ज्ञान और नवाचार हब, ये दो उसके केंद्र हैं नीति आयोग की स्थापना के। टीम इंडिया हब राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का कार्य करता है, जैसे वहाँ पर वो कार्य करता था राष्ट्रीय विकास परिषद। टीम इंडिया हब राज्य सरकारों को और केंद्र शासित जितने भी हमारे राज्य हैं उन सबको केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का कार्य करता है। और ज्ञान और नवाचार हब नीति आयोग की थिंक टैंक क्षमताओं को मजबूत बनाता है, यानी इसको हम समझ सकते हैं कि योजनाओं का निर्माण करता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसके आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल जाएंगे और आपका जो अध्ययन का कार्य है वो अनवरत चलता रहेगा। तो पढ़ते रहिए ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साध। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।